नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए जन आंदोलनों पर वीडियो की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के कुंडलकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के विरोध में किए गए जन आंदोलन के बारे में। कोयले से उत्पादित ऊर्जा भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रही है, परंतु भारत लगातार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास में लगा हुआ है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में 25 रिएक्टरों में 8,880 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। यह भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 3% है। नाभिकीय ऊर्जा के संयंत्रों का विरोध होता रहा है। खासकर जापान के फुकुशिमा नाभिकीय रिएक्टर तथा रूस के चेर्नोबिल में हुई दुर्घटनाओं ने लोगों के मन में नाभिकीय ऊर्जा की सुरक्षा को लेकर ढेर सारे सवाल पैदा किए हैं और तमिलनाडु के कुंडलकुलम, महाराष्ट्र के जैतापुर आदि स्थानों पर नाभिकीय ऊर्जा का काफी विरोध भी हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो हरिपुर में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को स्वीकृति देने से इनकार ही कर दिया है। इतने विरोध के बाद भी भारत में नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास लगातार हो रहा है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा से न केवल विद्युत उत्पादन होगा बल्कि ये राष्ट्र की डिफेंस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है। वर्तमान में 8,700 मेगावाट क्षमता के 11 और नाभिकीय रिएक्टरों पर निर्माण कार्य चल रहा है। आज की वीडियो में हम कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के विरोध की कहानी आपको सुनाएंगे, परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। कुंडलकुलम में नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के बीच एक अनुबंध 20 सितंबर 1988 को हुआ था, परंतु सोवियत रूस के विघटन के कारण इस पर आगे काम नहीं हो सका। अमेरिका ने भी इस परियोजना के संबंध में आपत्ति की थी। इसके बाद भी सन 2000 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ने इस संबंध का निर्माण प्रारंभ किया। परियोजना के निर्माण में और भी अनेक बाधाएं आईं, यहां तक कि 2019 में इस पर उत्तर कोरिया में साइबर अटैक तक किया। इन सभी बाधाओं को पार करके पहला रिएक्टर 13 जुलाई 2013 को प्रारंभ हो गया और 31 दिसंबर 2014 को इसने कॉमर्शियल ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया। देखिए इसके प्रारंभ होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के अंश। Today, Excellency Putin and I have the honor to dedicate Kudankulam Nuclear Power Plant Unit 1. I am particularly grateful to President Putin for his presence at this event. Spasiba जावाशे पृष्ठविचे। इस संयंत्र का विरोध सन 2000 में इसके निर्माण होने के समय से ही शुरू हो गया था। सन 2011 में फुकुशिमा दुर्घटना के बाद यह विरोध और तेज हो गया। हालांकि भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के मुखिया डॉक्टर श्री कुमार बैनर्जी ने इस परियोजना को पूरी तरह से सुरक्षित बताया था, परंतु इससे भी विरोध के स्वर थमे नहीं। देखिए एनडीटीवी पर डॉक्टर बैनर्जी इस परियोजना को कैसे पूरी तरह से सुरक्षित बता रहे हैं। Are Indian reactors safe? 100%. Can you keep your hand on your heart and say, Indian public need not fear Indian reactors? Yes, I'm keeping my hand on the heart to say that Indian public need not fear Indian reactors. And if there's any chance of any danger, anything, we were the first to say that we have to close it. इस परियोजना के विरोध का नेतृत्व एसपी उदय कुमार के पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी नाम के संगठन ने किया। इस आंदोलन में मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे शामिल थे। इनमें से अधिकतर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और चर्च भी इनके समर्थन में खुलकर शामिल रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि नाभिकीय ऊर्जा से पर्यावरण को भारी क्षति होगी और मछुआरों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। इस आंदोलन के नेता विकास के ऑल्टरनेटिव मॉडल पर विश्वास करते हैं और नाभिकीय ऊर्जा को पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना मानते हैं। देखिए यूट्यूब के चैनल लोकायत पर श्री उदय कुमार इसके बारे में क्या कह रहे हैं। Have the Americans gained? Yes, so much. Because we are buying all kinds of
military paraphernalia from them. Nuclear deal is strongly associated with our nuclear procurement, with our military procurement. Americans are very clever. When they do something, they always calculate how much they gain, how quickly they gain. But here we have these leaders running around. Dr. Manmohan Singh spent 647 crores of rupees on his foreign tours during his 10 years of rule. 647 crores of rupees on his foreign tours. Narendra Modi will spend even more than that just 1 year. It makes news when Prime Minister comes back to India. Prime Minister is in India all of a sudden. And what does this Prime Minister do? The same thing what the previous Prime Minister did. What did the previous Prime Minister did? Signing agreements. Wherever they go, they sign nuclear agreement. Fortunately, they haven't been to Somalia and Ethiopia. They will sign nuclear deal with them also. But what do these agreements mean anything for the ordinary people of India? We are still living in abject poverty. We haven't moved an inch. We are not saying we are against development. We need electricity, we need energy. But whose development? They are working for Adanis and Ambanis and for multinational corporations. They dictate terms and these guys obligingly follow their terms. Arun Jaitley, P. Chidambaram, Kapil Sibal and all these high-profile lawyers in Delhi are working for multinational corporations, not for our people. सन 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने आंदोलनकारियों पर अमेरिका और स्कैंडिनेविया के देशों से धन लेने का आरोप लगाया। इसके बाद यह आरोप भी लगाया गया कि कुछ एनजीओ ने धार्मिक कार्यों के लिए प्राप्त विदेशी धन का दुरुपयोग उसे संयंत्र के विरोध के आंदोलन के लिए डाइवर्ट करके किया है। रिपब्लिक टीवी ने श्री उदय कुमार द्वारा गलत तरीके से विदेशी धन प्राप्त करने को सिद्ध करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, जिसे आप रिपब्लिक वर्ल्ड चैनल पर देख सकते हैं। In 2011, one man with very deep American connections, SP Uday Kumar, becomes a global celebrity. Single-handedly, he leads a movement to block the plant. Kudankulam flares up. The situation at times is uncontrollable. Indian intelligence says he's a part of a Western conspiracy. But Uday Kumar says he's doing it for the people. 6 years later, Republic stings Uday Kumar to find out whether he was driven by the scent of money or compelled by feelings of great love for the common man. Was it greed or was it belief? Was he his own man or a front? We approached him as foreign university students. After gaining his confidence, we ask if he will take foreign funds rerouted through a professor abroad. Uday Kumar says he wants the money. He says the money should be routed through Indian contacts into his political party account. He promises the money will then be used for anti-nuclear protest. He also boasts about how he got money via foreign transaction earlier. Watch this. Just about that, my supervisor, Mr. Rahul Sanders, he was saying if we try to contribute, how should we go about it? In what way should we? We don't have bank account. In what way can we contribute? What I can do is you can pay the party and I can give you receipts and then how can I give you the bank account? You can give me the details. I thought you will send me the formal from the You send me your email address and we cannot accept money from foreign countries. You can send it from abroad. If you can ask your family or friends in India to... So this would be, like, because he's very pro-anti-nuclear activism, so this would be for the second set of... इस सब के बावजूद विरोध आंदोलन तेज होता गया। 10 सितंबर 2012 को जिस दिन संयंत्र में ईंधन भरा जाना था, बड़ी संख्या में आंदोलनकारी इंडियन थकराई गांव में एकत्र हो गए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। इस तस्वीर में आप एक्सेवियर अमाल नाम की महिला आंदोलनकारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते देख सकते हैं।
पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 66 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर देशद्रोह के हजारों मुकदमे कायम कर दिए। उदय कुमार पर भी देशद्रोह का प्रकरण कायम किया गया। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो लोगों ने कहा कि यदि उदय कुमार को गिरफ्तार किया गया तो सभी को गिरफ्तार करना होगा। देखिए एनडीटीवी पर इस बारे में एक खबर। The arrest of Uday Kumar, spearheading the movement, was imminent. Police did not want any of their operation televised live. But following a media outcry, the state police chief intervened and lifted the ban. Police are waiting to arrest Uday Kumar after slapping charges of sedition and waging war against the country. But these villagers who have been protesting for the last 7 months say every one of them ought to be put behind bars. But police say Uday Kumar is using people as human shield to evade arrest. I talked to the district police superintendent of police yesterday evening, and I offered to surrender along with all the people. But they just want me and a few of my colleagues. But the people here also want to get arrested. That's the reality. The world must know that thousands of people like us ready to die for this along with Mr. Uday Kumar. इसके बाद उदय कुमार अंडरग्राउंड हो गए। विरोध का आंदोलन चलता रहा। उदय कुमार ने इस बारे में मीडिया से जो बात की वो आप हेडलाइंस टुडे की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। After that, Uday Kumar has been staying in an undisclosed location. For the first time, he has decided to meet the press and talk about his decisions on the continuation of the struggle. We have Uday Kumar here with us. Mr. Uday Kumar, where we are going now? What is the next course of action? The community elders had a meeting at Idindakara yesterday, and they had decided to lay another siege in front of the nuclear power plant. And they are going to meet again tomorrow at either Thuthukudi or Idindakara, we don't know where. And they are going to do the second level planning. That is where we stand now. And the struggle committee is also going to meet and work with them and decide how we are going to do it, if at all we are going to do it. मेधा पाटकर के द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए जल आंदोलन से प्रेरणा लेकर कुंडनकुलम के आंदोलनकारियों ने भी समुद्र में जाकर आंदोलन किया। इसे भी आप हेडलाइंस टुडे पर देख सकते हैं। They do not want to create violence and get a as such, the incident that happened 2 days ago has many of them have already drawn quite a flag, so they don't want to repeat that. They want to maintain complete restraint. In fact, yesterday IG of South Shore basically told that he would allow the protesters to protest in their waters. It is their waters, so let them protest is exact right that Rajesh has told us. So now you can see the crowd swelling up slowly, hundreds, 500s of them. You can see those dramatic rituals of people, children, all of them walking inside. It's quite a scene to and the dramatic rituals that's happening here. The police is nowhere nearby. Therefore, सन 2011 में इस संयंत्र के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि राष्ट्रहित में यह संयंत्र आवश्यक है। साथ ही न्यायालय ने सुरक्षा के सभी उपाय करने का आदेश भी दिया और आंदोलनकारियों के विरुद्ध लगाए गए सभी प्रकरण वापस लेने का आदेश भी दिया। देखिए एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट। A green signal to the Kudankulam nuclear plant by the Supreme Court. It's a big relief for the government as the first reactor is almost complete and due to be commissioned in the next few weeks. The court said nuclear energy is important for sustainable economic growth of the country. For larger public interest, minor inconvenience has to be ignored. Right to life and sustainable development has to be balanced. Various expert groups have unanimously expressed opinion that there would be no effect of radiation in the area. But the court also directed the Atomic Energy Regulatory Board and the Nuclear Power Corporation to comply with all safety aspects and report to it before commissioning the project. हालांकि संयंत्र का विरोध इसके बाद भी चालू रहा, परंतु संयंत्र का काम भी चलता रहा। आज ये संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे किसी अन्य जन आंदोलन पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।